हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7 एंड 8। हम लोगों ने देखा था कौन सा टर्मिनल डेप्रिसिएशन एंड बैलेंसिंग चार्जेस। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था एक्चुअल कॉस्ट कैसे कंसीडर करेंगे, असेट का एक्चुअल कॉस्ट कैसे कंसीडर करेंगे। मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं। जो भी हम लोग असेट को परचेज करने के लिए पे करते हैं उसके अंदर ऐड कर देते हैं हम लोग जितना भी एक्सपेंस उसको रेडी टू यूज करने के लिए, जैसे कैरीज, इंस्टॉलेशन चार्जेज, डिजाइन, ट्रायल वर्क वगैरह, ये सब हमारा खर्चा लगता है, वो सब हम लोग उसमें ऐड कर देते हैं। या असेट का कैपेसिटी एक्सटेंशन करने के लिए हम जो भी एक्सपेंस करते हैं वो भी उसके एक्चुअल कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, उसको कैपिटलाइज कर देते हैं। उसके बाद में हमारे पास में आता है कि इंटरेस्ट का कैसे हम लोग उसका ट्रीटमेंट करेंगे। देखो, कोई असेट हम लोग परचेज करते हैं और उसके ऊपर हम लोग लोन लेते हैं। असेट परचेज करने के लिए कोई लोन लिया जाता है तो जब तक वो पुट टू यूज की कंडीशन में नहीं आ जाए, जब तक पुट टू यूज नहीं करें, तब तक का जो भी इंटरेस्ट होता है वो कैपिटलाइज हो जाता है, वो एक्चुअल कॉस्ट में, असेट की एक्चुअल कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद का इंटरेस्ट हम लोग एज ए रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह कंसीडर करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 3613 के अंदर हम लोग एज ए एक्सपेंस अलाउड कर लेंगे। उसके बाद में कि यदि हम लोगों ने सपोज करो कि अमालगमेशन के केस में क्या होगा। अमालगमेशन के केस में पहला कंडीशन ये है कि ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी होना चाहिए। यदि ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी है तो अमालगमेशन के केस में अमालगमेटेड कंपनी है, उसका वही कॉस्ट माना जाएगा जो कि अमालगमेटिंग कंपनी का था। ऐसे ही डीमर्जर के केस में डीमर्ज कंपनी का जो कॉस्ट रहता है वही रिजल्टिंग कंपनी का कॉस्ट माना जाएगा, लेकिन कंडीशन ट्रांसफरी कंपनी मींस जो रिजल्टिंग कंपनी है वो इंडियन कंपनी होना चाहिए। उसके बाद में यदि 100% होल्डिंग और सब्सिडरी के केस में उनके एक्सचेंज हो रहा है एसेट, मींस असेट या तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को दे रही है या सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी को दे रही है, तो उस केस में उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या माना जाएगा? जो ट्रांसफरर कंपनी का कॉस्ट रहता है, मींस जो हस्तांतरित करती है उस कंपनी का कॉस्ट होता है, वही ट्रांसफरी कंपनी के लिए कॉस्ट माना जाएगा। जैसे कि ट्रांसफर कंपनी होल्ड करके रखा है एसेट, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके कॉस्ट में, लेकिन कंडीशन वही कि ट्रांसफरी कंपनी आपका इंडियन कंपनी होना चाहिए। अब इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं एक केस हम लोगों ने देखा था कि बिल्डिंग के केस में क्या होता था कि यदि हम लोग रेसिडेंशियल पर्पज से हम लोग बिल्डिंग को यूज कर रहे हैं और उसके बाद में हम लोग उस बिल्डिंग को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, एज ए प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन में हम लोग उस बिल्डिंग को काम ले लेते हैं। तो उस केस में उस बिल्डिंग का क्या ट्रीटमेंट होने वाला है? उस बिल्डिंग का यह ट्रीटमेंट होने वाला है कि जिस दिन हम लोगों ने परचेज किया उस दिन से लेके जिस साल में हम लोग उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर रहे हैं उस साल के फर्स्ट डे को ही हम लोग कॉस्ट माइनस नॉशनल डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे और उस साल का WDV हमारा एक्चुअल कॉस्ट मान लिया जाएगा जिस साल में हम लोगों ने उसको कन्वर्ट किया है। लेकिन ये बिल्डिंग के केस में, ये एनी अदर कोई भी असेट के केस में नहीं होगा और सारी असेट के केस में एक ही होगा। जो कॉस्ट प्राइस है, जो प्रीवियस ओनर का प्राइस है, वही का वही प्राइस मान लिया जाएगा किसका, जो आपका करंट ओनर है। या हम लोग बोलेंगे सपोज हम लोगों ने कोई असेट परचेज किया था बिल्डिंग के अलावा और उसको रेसिडेंशियल मींस पर्सनल यूज कर रहे थे और आज के दिन हम लोग उसको बिजनेस और प्रोफेशन में लेके आ रहे हैं, तो उस पर कोई नॉशनल डेप्रिसिएशन लेस नहीं होगा। हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में आपको ये चीज अच्छे से समझ में आएगा। देखो, a car was purchased by S 10th August 2017 for 3,25,000 for personal use. It's brought into the business or profession of the assessee on 1st December 2021. When its market value is 1,50,000, compute the actual cost of the car and the amount of depreciation for the assessment year 22 and 23, assuming that the rate of depreciation to be 15%. अभी ये क्या बोल रहा है कि देखो 3,25,000 में 10th अगस्त 2017 को एस ने एक कार परचेज किया था, वो पर्सनल यूज कर रहा था, लेकिन 1 दिसंबर 2021 को उसने इस पर्सनल यूज से हटा के बिजनेस और प्रोफेशन में इसको यूज करने लग गया। अब आज के दिन ये बोल रहा है कि इसको आप ना डेप्रिसिएशन का अमाउंट बताओ और एक्चुअल कार का कॉस्ट बताओ जो बिजनेस और प्रोफेशन में हमें दिखाना है, जो बैलेंस शीट में हमें आज के दिन
दिखाना रहेगा एक्चुअल कॉस्ट, वो आप बताओ। तो इसने दिया कि जो एक्चुअल कॉस्ट है वो देखो कैसे कंसीडर करोगे, एज पर एक्सप्लेनेशन नंबर 5 टू अंडर सेक्शन 43(1), where any building used for personal purpose subsequently brought into business, then the cost of purchase or construction of the building is reduced by the notional depreciation by applying the rate applicable on the date of such conversion shall be taken as actual cost of building. However, such provision is applicable only in case of building. मीन्स ये प्रोविजन आपके कार पे एप्लीकेबल नहीं होगा, कार पे एप्लीकेबल नहीं होगा, इसके लिए हमें वही कॉस्ट मान लेना है जिसमें हम लोगों ने खरीदा था, मतलब पर्सनल यूज के लिए हम लोगों ने कार को खरीदा था, वही कॉस्ट हमें बिजनेस में कन्वर्ट करने के टाइम पे भी वही एक्चुअल कॉस्ट हमारा मान लिया जाएगा। बिल्डिंग की तरह नहीं होगा कि नॉमिनल डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, वो अंडर सेक्शन 5 एक्सप्लेनेशन 5 बोलता है कि ये केवल बिल्डिंग के केस में होता है। तो कॉस्ट ऑफ कार क्या मान लिया जाएगा, 3,25,000। मैंने बोला था आपको केवल बिल्डिंग के केस में ऐसा होता है कि नॉमिनल डेप्रिसिएशन लेस कर दिया जाता है। अब इसके ऊपर 15% आप डेप्रिसिएशन निकाल दो, नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 15%, आप देखोगे तो आपका आ जाएगा 48,750। अब आप बोलोगे कि भाई ये असेट तो हमारा 180 डेज से कम ही यूज हुआ, लेकिन ध्यान रखना यदि प्रीवियस ईयर के अंदर आप लोगों ने परचेज किया है, असेट को प्रीवियस ईयर के अंदर परचेज किया है, फिर यदि वो पुट टू यूज 180 डेज से कम होता है तभी हम लोग 50% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लेते हैं। लेकिन प्रीवियस ईयर से पहले कोई असेट परचेज किया हुआ है अपना, हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में देखा था ये चीजें डेप्रिसिएशन का जब हम लोग पढ़ रहे थे, प्रीवियस ईयर से पहले का यदि कोई असेट परचेज किया हुआ है लेकिन पुट टू यूज वो प्रीवियस ईयर के अंदर हो रहा है, तब हम लोग 180 डेज का वो कंडीशन नहीं देखेंगे। तो ये देखो, वेयर एन असेट इज एक्वायर्ड बाय द असेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड पुट टू यूज द सेम प्रीवियस ईयर for less than 180 days, the depreciation effect of such asset is restricted to 50% of the normal depreciation. However, in the car was not acquired in the previous year 21 and 22, hence such provision is not applicable. मीन्स ये प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर 21-22 से पहले परचेज किया हुआ था। हाँ, यदि प्रीवियस ईयर के अंदर ही परचेज किया होता और उसी साल में पुट टू यूज 180 डेज से कम होता तो ये कंडीशन अप्लीकेबल होता कि जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन का रेट होता है उसका 50% ही अपने को अलाउ करने को मिलता। इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्या बोलता है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 बोलता है आपका कि कंप्यूट द डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 for the assessment year 22 and 23 from the following information. ये बोला WDV of the plant and machinery as on 1st April 2021 10 lakh rupees, plant B acquired on 10th July 2021 for 5 lakh, 1 lakh has been paid in the cash of the vendor and balance amount has been paid through account paid check. Such plant was put to use on the same day. Means put to use तो इसने 10th जुलाई 2021 को परचेज किया और उसी दिन इसने पुट टू यूज कर लिया। मींस इसने पुट टू यूज तो 180 डेज से ज्यादा का किया है। तो जब भी हम लोग डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग ये ध्यान देंगे ये पुट टू यूज 180 डेज से ज्यादा हुआ, इसका मतलब डेप्रिसिएशन फुल रेट से मिलेगा। जो भी नॉर्मल डेप्रिसिएशन का रेट रहता है उसी रेट से हमें ये डेप्रिसिएशन क्लेम करने को मिलेगा। लेकिन ये एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था कि 10,000 से एक्सीड मतलब 10,000 से ज्यादा का अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट या प्रेस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड के अलावा कोई पेमेंट किया जाता है सिंगल डे में सिंगल पर्सन को 10,000 से ज्यादा का, तो वो इग्नोर कर दिया जाएगा, उस अमाउंट को एक्चुअल अमाउंट में कंसीडर नहीं किया जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इस बी प्लांट को परचेज करते टाइम पे इन्होंने क्या किया था, 5 लाख का प्लांट था, उसमें से 4 लाख रुपए इन्होंने अकाउंट पे चेक से दिया और 1 लाख रुपए इन्हें केस में दिया। तो हम लोग 1 लाख रुपए को इग्नोर मार देंगे और 4 लाख रुपए को ही केवल कॉस्ट ऑफ प्लांट कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। The assessee is engaged in the business of manufacturing of the industrial plant. अभी देखो ये लाइन पढ़ने का मतलब क्या है, ये क्यों दिया हुआ है, आपने ध्यान दिया होगा एडिशनल डेप्रिसिएशन का हम लोगों ने पढ़ा था कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या पावर प्लांट है तो उन केस में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यदि मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई प्लांट मींस प्लांट और मशीनरी परचेज किया जाता है तो उसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करने को मिलता है। तो इसका इन्होंने बोला है कि ये बिजनेस है जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है
इसके लिए इनको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा जो प्लांट डी है। और एडिशनल डेप्रिसिएशन में भी वही कंडीशन था कि यदि आपने कैश में पेमेंट किया है 10,000 से ज्यादा सिंगल डे सिंगल पर्सन को, तो आपको उस अमाउंट को इग्नोर मार देना है। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन भी हमें 4 लाख पे ही मिलने वाला है, ना कि 5 लाख पे। तो ये देखो, सबसे पहले इन्होंने असेसमेंट ईयर 22, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द असेसमेंट ईयर 22 एंड 23। WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2021 अमाउंट इज 10 लाख रुपीज। सेकंड हम लोग ऐड करते हैं जो हम लोग असेट को परचेज करते हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में हम लोगों ने असेट परचेज किया 5 लाख का, लेकिन हम लोगों ने ऐड किया देखो 4 लाख ही, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था यदि 10,000 से ज्यादा का अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक प्रेस्क्राइब मोड के अलावा कोई पेमेंट किया जाता है, मींस कैश में किया जाता है 10,000 से ज्यादा का, तो वो अमाउंट हमें इग्नोर कर देना है। इन्होंने 1 लाख रुपए का कैश में पेमेंट कर दिया था, इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। इग्नोर कर देंगे मींस टोटल जो कॉस्ट ऑफ प्लांट डी था उसमें से लेस कर देंगे। तो 5 लाख में से हम लोग लेस कर देंगे और 4 लाख ही हम लोग उसको तो एक्चुअल कॉस्ट में कंसीडर करेंगे। ऐसे करके हमारा प्लांट अभी कितने का हो गया, 14 लाख का। हमें डेप्रिसिएशन के लिए एसेट कितना हो गया अभी, 14 लाख का, क्योंकि 10 लाख हमारा WDV था और 4 लाख हमारा जो हम लोगों ने नया प्लांट परचेज किया था डी के रूप में। ठीक है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन देखो कितना क्लेम होगा, 15% से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। 21 एंड 22 के लिए डेप्रिसिएशन 15% होगा 14 लाख के ऊपर, जो कि 2,10,000 आ जाता है। उसके बाद में एडिशनल डेप्रिसिएशन, आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना होता है, 20%। तो और कितने में मिलेगा, 5 लाख पे नहीं मिलेगा। ये नए जो प्लांट एंड मशीनरी हम लोग परचेज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसी पे मिलता है। लेकिन इसमें भी सेम कंडीशन है कि 10,000 से ज्यादा का यदि आपने कैश में पेमेंट किया है तो आपको उस अमाउंट को इग्नोर कर देना है। तो मीन्स इसने 5 लाख में से 1 लाख का पेमेंट कैश में किया था, तो उसको इग्नोर कर देंगे और 4 लाख पे ही हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा 20% से, तो वो हो जाएगा हमारा 80,000। ऐसे करके हमारा एडिशनल डेप्रिसिएशन और नॉर्मल डेप्रिसिएशन टोटल हो गया 2,90,000, जो कि हमारा एक्चुअल कॉस्ट था 14 लाख, उसमें से लेस कर देंगे 2,90,000 और हमारा आज के दिन मींस 1 अप्रैल 2022 के दिन 11,10,000 का हमारा आ जाएगा WDV। सो थैंक यू वेरी मच। अपना 7 एंड 8 हुआ है ना, हाँ 7 एंड 8 इलस्ट्रेशन मैंने आपको व्हाइट बोर्ड में नहीं करवा के आपको इसी में एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं था और आपको अपने प्रीवियस वीडियो में ये सब प्रोविजन देख लिए थे, इसके लिए आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो हम लोग तो टाइम को वेस्ट करें, इसके लिए मैंने आपको इधर ही एक्सप्लेन कर दिया है। सो थैंक यू वेरी मच इतना टाइम देखने के लिए। और प्लीज मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, आपको यदि अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और कुछ इंप्रूवमेंट लाना है आपके वीडियो में, या आपको कुछ नया वीडियो चाहिए GST के ऊपर, क्योंकि GST भी मेरे को जल्दी स्टार्ट करना है आपका CMA का, तो उसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।